ये कहानी है ही इतनी कमाल की। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे के पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कॉर्पोरेट एम्बिशन और एक राष्ट्र के जागने की जबरदस्त दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब कोई प्राइवेट कंपनी पूरे सब कॉन्टिनेंट को कैसे जीत सकती है? सुनने में ये एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी से शासक बनने के इस सफर को। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। उस वक्त जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था वो बिखर रहा था, और इसके टूटने से पूरे भारत में एक जबरदस्त पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा हो गया, और इसने अराजकता, अस्थिरता और हाँ, अवसर का एक तूफान खड़ा कर दिया। अब जरा उस टाइम की उथल पुथल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ पुरानी भारी भरकम मुगल सेनाएं और दूसरी तरफ मराठों जैसी नई एकदम फुर्तीली ताकतें, जिनकी कैवलरी तो मानो हवा से बातें करती थीं। मतलब ये एक ऐसा बैटलफील्ड था जहां कोई भी एक अकेली शक्ति डोमिनेंट नहीं थी। किसी बाहरी ताकत के लिए घुसने का बिल्कुल सही माहौल। तो इस केओस का फायदा कंपनी ने कैसे उठाया? अरे उनके पास तो पूरी कॉर्पोरेट स्टाइल प्लेबुक थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, फिर भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, 1757 में प्लासी की क्रूशल लड़ाई जीती, और फिर अपनी मर्जी के कठपुतली शासक गद्दी पर बिठा दिए। और उनका आखिरी मास्टर स्ट्रोक, दोहरी प्रणाली के जरिए खजाने पर कब्जा। मतलब पैसा वो वसूलते थे, लेकिन जिम्मेदारी वो तो स्थानीय नवाब की थी। और जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद माना था कि अगर वो सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा करते तो सारे भारतीय राजा उनके खिलाफ एकजुट हो जाते। इसीलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से राज किया, सारी ताकत उनके हाथ में, पर जिम्मेदारी कोई नहीं। क्या कमाल का दिखावा था, जिसने उन्हें बिना किसी जवाबदेही के असली खजाना लूटने दिया। लेकिन आप इतने बड़े देश को हमेशा के लिए एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, है ना? कोई ना कोई नतीजा तो निकलना ही था, और वो नतीजा सामने आने ही वाला था। कंपनी के राज के विनाशकारी असर के खिलाफ पहली बड़ी सामूहिक और जबरदस्त प्रतिक्रिया के रूप में कंपनी के राज ने सचमुच सब कुछ तबाह कर दिया। स्थानीय उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, व्यापार ठप पड़ गया, और किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चरमरा गया, और इसी ने उस जबरदस्त गुस्से को जन्म दिया जिसने विद्रोह की आग भड़काई। इस आर्थिक तबाही का अंदाजा कार्ल मार्क्स के इन शब्दों से लगाइए। ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं था, ये एक पूरे देश की आर्थिक रीढ़ को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ना था, और यही विद्रोह के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो देखिए, भले ही 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, पर उसमें खेल हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म। अब भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं, और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक बिल्कुल नया चैप्टर। विद्रोह की आग तो बुझ गई, लेकिन अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब जंग तलवारों और बंदूकों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जानी थी। ये लड़ाई थी पहचान की, और इस सवाल की कि एक राष्ट्र होने का आखिर मतलब क्या है। और इसी माहौल में 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका मकसद अपने आप में क्रांतिकारी था। सैकड़ों भाषाएं और संस्कृतियां बोलने वाली इतनी बड़ी आबादी को लेकर एक अकेली यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी बनाना। अब कांग्रेस बनी कैसे, इसको लेकर दो बड़ी मजेदार थियरीज हैं। क्या ये अंग्रेजों के लिए लोगों का गुस्सा निकालने का एक सेफ्टी वाल्व था, या फिर ये भारतीय नेताओं का एक लाइटनिंग कंडक्टर था, ताकि वो ब्रिटिश दमन से बचकर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकें? सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है, जो उस वक्त की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को दिखाता है। इसके बाद जो हुआ, उसने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दे दी। अब ये आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सड़कों पर उतर आया। इसकी चिंगारी भड़की 1905 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। उनकी चाल तो थी फूट डालो और राज करो वाली, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटकर आंदोलन को कमजोर करना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इसने एक ऐसी आग लगा दी जिसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। अब लड़ने का तरीका ही बदल गया था। ये सिर्फ अर्जियां देने वाला आंदोलन नहीं था, ये था डायरेक्ट एक्शन। विदेशी सामान का बहिष्कार, नेशनल स्कूल खोलना और आत्मनिर्भरता यानी आत्मशक्ति पर जोर देना। ये एक ही वक्त में एक प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक विद्रोह था। और फिर स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया।
जी हाँ, महात्मा गांधी, जो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया दर्शन लेकर आए। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य की शक्ति। ये एक आइडिया था जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में डेवलप किया था। ये चुपचाप जुल्म सहना नहीं था, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ लाखों लोगों की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को एक साथ लाने का एक एक्टिव, नॉन वायलेंट तरीका था। गांधी जी के आने के साथ गोल भी बिल्कुल साफ हो गया। अब छोटी-मोटी रियायतें नहीं चाहिए थीं। मांग थी पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसे हासिल करने का जरिया था पूरे देश को एक साथ लाना। और फिर शुरू हुआ जन आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर एक मूवमेंट ने ब्रिटिश राज की जड़ों को और ज्यादा खोखला कर दिया और लाखों भारतीयों को आजादी की इस लड़ाई से जोड़ दिया। दशकों की लड़ाई के बाद अंत नजदीक आ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश एम्पायर को बुरी तरह कमजोर कर दिया था और इधर भारत में आजादी की आवाज इतनी बुलंद हो चुकी थी कि उसे दबाना नामुमकिन था। वर्ल्ड वॉर II के बाद की कुछ घटनाओं ने तो मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। INA ट्रायल्स के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शन और खासकर रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, इन सब ने अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया कि अब उनका यहां टिकना मुश्किल है। और फिर वो दिन आ ही गया। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये लाखों लोगों के बलिदान और संघर्ष का नतीजा था। लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी थी। देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना, और इस बंटवारे ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक मास माइग्रेशन को। और इसीलिए आखिर में हम इस सवाल पे आके रुक जाते हैं, एक देश तो बन गया, पर इसकी कीमत क्या थी? आजादी का जश्न तो था, लेकिन बंटवारे के जख्म इतने गहरे थे कि वो आज भी महसूस होते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेगेसी है, जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।